अपनी लाइलाज बीमार गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसे जुटाने को मैं दिन में खाना डिलीवर करता था और रात को सड़क किनारे बारबेक्यू का ठेला लगाता था, बस इसलिए कि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी की फीस जमा कर सकूं। लेकिन जिस दिन मेरे दरवाजे के बाहर एक दर्जन से ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं, मुझे पता चला कि वो तो बीजिंग के एक अरबपति परिवार की नाजायज बेटी निकली। वो जो कुछ भी ले जा सकती थी सब ले गई, यहाँ तक कि मेरे फ्लैटमेट को भी अपने साथ ले गई और पीछे सिर्फ मुझे छोड़ गई। एक रिपोर्टर ने जिया जिन नियान से पूछा, ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है आपके लिए कौन है? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बस एक केयर गिवर जिसने इन दिनों मेरी देखभाल की। बाद में वो गैंगचेंग की हर किसी की चहेती इट गर्ल बन गई, जबकि मैंने पलट कर उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी से शादी कर ली। लेकिन हमारी शादी की रात जिया जिन नियान ने लोग भेजकर मुझे अगवा करवा लिया। उसने मेरा कॉलर पकड़कर ठंडे स्वर में पूछा, तुमने उस बदसूरत सी लड़की से शादी क्यों की? क्योंकि वो कभी मुझे केयर गिवर की तरह नहीं देखती। जिया जिन नियान ने तंज कसते हुए कहा, तो एक बालिग आदमी को बस यही चाहिए होता है? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, बस यही चाहिए मुझे। जिस दिन जिया परिवार जिया जिन नियान को लेने आया, उस गली में जहां से मैं हमेशा घर जाता था 12 रोल्स रॉयस गाड़ियां कतार में खड़ी थी। तरह तरह के कैमरे लिए रिपोर्टरों ने पूरी इमारत को घेर रखा था। मैं अपना बारबेक्यू ठेला अंदर नहीं ले जा पाया, इसलिए पैदल ही जाना पड़ा। मेरे पड़ोसी चेन वेई ने मुझे देखा, गर्मजोशी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, जिंग चेन, यार तेरी तो लॉटरी लग गई। तेरी गर्लफ्रेंड जिन नियान असल में जिया परिवार की छोटी राजकुमारी निकली। बूढ़े मिस्टर जिया ने उसे लेने के लिए आदमी भेजे हैं। अब तू भी उसके साथ जाकर अच्छी जिंदगी जी सकता है। मैं अभी सदमे में ही था कि भीड़ से घिरी जिया जिन नियान सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैंने जिया जिन नियान को कभी ऐसे नहीं देखा था। इस सीजन की सबसे लेटेस्ट डिजाइनर कूचर ड्रेस पहने, छरहरे और सुडौल बदन के साथ शाही अंदाज में, बिल्कुल किसी रोमांटिक ड्रामा की परफेक्ट अमीर लड़की जैसी। उसके बगल में मेरा फ्लैटमेट जी बोदा खड़ा था। जब जिया जिन नियान ने मेरी तरफ देखा तो उसकी नजरों में पहले वाली बात नहीं थी, बल्कि ऊंचे रुतबे वाले किसी इंसान की हिकारत झलक रही थी। एक तेज तर्रार रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस जिया, तुम्हारे सामने खड़े इस आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जिया जिन नियान ने मुझसे नजरें फेरते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस एक केयर गिवर जिसने इन दिनों मेरी देखभाल की। सारे पड़ोसी हैरानी से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो अक्सर मुझे जिया जिन नियान के लिए सामान खरीदते और उसके साथ एक्सरसाइज के लिए जाते देखते थे। सब जानते थे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अचानक तरह तरह की सहानुभूति भरी या तानाकस्ती नजरें मुझ पर पड़ने लगी और मैं जैसे जड़ हो गया। मैंने अपनी 10 युआन वाली टी शर्ट, 20 युआन वाले कैनवस जूतों और अपने थके हारे हुलिये की तरफ देखा। सच में मैं किसी केयरगिवर जैसा ही लग रहा था, लेकिन मैंने जिया जिन नियान की 5 साल तक देखभाल की थी। अगर उसने मुझे पड़ोसी भी कह दिया होता तो मुझे इतनी शर्मिंदगी न होती। जब मैं आगे वाली गाड़ी तक पहुंचा, जिया जिन नियान ने अभी अभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर जी बोदा को अंदर बिठाया था कि अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने पलटकर मुझसे पूछा, तुमने इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल की है, कोई भी एक इच्छा बताओ, इनाम के तौर पर मैं उसे पूरा कर दूंगी। चेन वेई ने तुरंत मुझे कोहनी मारी, जल्दी करो, यही मौका है। उससे कहो कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। लेकिन मैं वहीं खड़ा खड़ा जड़वत रह गया और सुन्न भाव से अपने हाथ में पकड़ा दवाई का बैग हिलाता रहा। क्योंकि तुम्हें लाइलाज कैंसर नहीं है, तो इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए दवाई खरीदने में जो पैसे खर्च किए वो मुझे लौटा दो, दोगी ना? हाँ, और साथ ही रहने खाने का खर्च भी। कुल मिलाकर ये रकम 5,98,000 युआन बनती है। मैंने अपना फोन निकाला और कैलकुलेटर पर जल्दी जल्दी टैप करते हुए ये आंकड़ा जोर से बोल दिया। आसपास खड़े सब लोग मुझ पर व्यंग्य से हंसने लगे, मेरी इस छोटी सोच का मजाक उड़ाते हुए। जिया जिन नियान की दौलत के आगे महज 5,98,000 युआन कुछ भी नहीं था। अगर मैंने ज्यादा मांगा होता तो वो मुझे 5.98 करोड़ युआन भी दे देती। जिया जिन नियान ने भौहें सिकोड़ी और उलझे हुए भाव से मुझे देखा, लेकिन फिर उसने अपने असिस्टेंट को मुझे चेक देने का इशारा किया। मैंने चेक पर नजर डाली, ये 6 लाख युआन का था, जो मैंने मांगी रकम से 2,000 ज्यादा था। जी बोदा ने उसकी बाह थामते हुए मुझे देखा, जिंग चेन, जिन नियान तुम्हारे प्रति काफी उदार रही है। उसने ठीक वही दिया जो तुमने मांगा, लेकिन अब तुम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के हो। उम्मीद है तुम जिन यान के बारे में किसी से कुछ बुरा नहीं कहोगे। जिया जिन यान ने भी मुझे देखा और होंठ भींच लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई जाने कि तुम्हारा मुझसे कोई नाता था। मैं समझ गया, वो मुझसे घृणा कर रही थी, इस डर से कि कहीं मैं मीडिया को न बता दूं कि वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी। फिक्र मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। आखिरकार ऐसी एहसान फरामोश गर्लफ्रेंड होना कोई शेख ही बघारने वाली बात तो है नहीं। जिया जिन नियान चली गई और तमाशबीनों की भीड़ भी छंट गई। सिर्फ चेन वेई, जो आमतौर पर मेरा सबसे करीबी दोस्त था, गुस्से में वहीं रुका रहा। जिंग चेन, तू पागल है क्या? 6 लाख युआन से तू कर भी क्या सकता है? इतने में तो एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। मैंने पीले पड़े चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन बस इतना ही तो वो मेरा कर्जदार थी। उससे प्यार करना मेरा अपना फैसला था, उसकी देखभाल करना भी मेरी अपनी मर्जी थी। अगर मैंने गलत इंसान से प्यार किया तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं खुद लूंगा। चेन वेई ने आह भरी। उसने मेरे सिर पर चपत लगाई और मुझे बेवकूफ कहा। जब मैं घर पहुंचा तो जिया जिन नियान का सारा सामान समेटा जा चुका था। धोखा देना एक लापरवाही भरा काम होता है जो किसी तूफान की तरह टकराता है और पीछे इतना बड़ा गड़बड़ झाला
छोड़ जाता है जिसे साफ करने की जहमत कोई नहीं उठाता। मैंने पूरी रात अपना ठेला चलाया। सुबह सुबह मैं जिया जिन नियान की दवाइयां लेने अस्पताल भी गया था। अभी इस वक्त मैं इतना थक चुका हूँ कि सोफे पर ढेर हो गया हूँ। हिलने डुलने का भी मन नहीं कर रहा। म्याऊ पेंग गुआ मेरे सामने बैठा सिर झुकाए म्याऊ म्याऊ कर रहा है। ये वो आवारा बिल्ली है जिसे मैंने रास्ते से उठाया था। मैं उसे खाना खिलाने के लिए उठा। रास्ते में घर भी थोड़ा समेट दिया। शाम को मैंने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। जिया जिन नियान के न होने से मेरा खर्च वाकई बहुत कम हो गया है। अपनी खर्च करने की आदतों के हिसाब से 6 लाख युआन मेरे लिए 20 साल तक गुजारा करने के लिए काफी है। लेकिन मुझे तो एक घर खरीदना है। मुझे अपना घर चाहिए। यूनिवर्सिटी टाउन के बाहर स्नैक स्ट्रीट के सारे ठेलों में मेरे बारबेक्यू स्टॉल का धंधा सबसे बढ़िया चलता है। यूनिवर्सिटी के सारे जोशीले लड़के लड़कियां मेरे स्टॉल पर खाने आना पसंद करते हैं। एक दिन अचानक ही फैशनेबल कपड़ों में एक महिला मेरे ठेले पर आई। बॉस, मुझे 5 मटन स्कीवर और 10 मटन किडनी दे दो। मुझे तो हमेशा जोशीले कॉलेज लड़कों को सर्व करने की आदत थी, तो ये पहली बार था जब मैं किसी ऐसी लड़की को सर्व कर रहा था जो साफ साफ किसी अमीर घराने की वारिस लग रही थी। मैं खुद को उसे थोड़ा ज्यादा देर तक निहारने से रोक नहीं पाया। उसकी कद काठी शानदार थी। मेरे अंदाजे से करीब 1.7 मीटर लंबी, नाजुक नैन नक्श और मासूम सी वाइब वाली, बड़े बड़े घुंघराले बाल और डबल आईलिड्स के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की बनावट में यूरेशियन मिश्रित नस्ल जैसी तीखी त्रिआयामी झलक थी। पास की गली के मुहाने पर एक सिल्वर ग्रे रंग की पोर्शे केन खड़ी थी। केन की लाइटें जल रही थीं और अंदर एक ड्राइवर बैठा था। शायद वो उसका इंतजार कर रहा था। मैंने ढेरों रोमांस उपन्यास पढ़े हैं, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत वो घिसा पिटा प्लॉट कौंध गया जहां कोई अमीर लड़की अपने कॉलेज में पढ़ने वाले प्रेमी के लिए स्कीवर खरीदती है। वैसी ही कोई सस्ती सी कहानी। मैंने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, समझ गया, यहीं बैठकर खाना है या पैक करा दूं? मुझे लगा वो जरूर पैक करवाना चाहेगी, तो मैंने पहले से ही टेकआउट बॉक्स निकाल लिए थे। लेकिन उस अमीर लड़की ने कहा कि वो यहीं बैठकर खाएगी। फिर मेरे हैरान चेहरे को नजरअंदाज करते हुए वो इत्मीनान से एक सीट ढूंढकर बैठ गई। उसने कुल मिलाकर 300 युआन से ज्यादा का खाना ऑर्डर किया। मैं खाना ग्रिल करता गया और साथ साथ उसे स्कीवर सर्व करता गया। जब मैं सब कुछ ग्रिल कर चुका, मैं थकान से पसीने पसीने हो गया था और वो सच में तूफान की तरह हर आखिरी टुकड़ा चट कर गई। ये तो बड़े लजीज हैं। तुम्हारी कुकिंग स्किल कैसी है? मैं जड़ हो गया और अपनी नाक की तरफ इशारा किया। आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं खाना बनाने में काफी अच्छा हूँ। स्टॉल लगाने से पहले मैंने प्रोफेशनल शेफ की ट्रेनिंग भी ली है। जैसे ही उस अमीर लड़की ने यह सुना, उसने फौरन अपने एलवी बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। क्या तुम्हें मेरे घर पर मेरा पर्सनल शेफ बनने में दिलचस्पी है? मैंने कार्ड उठाकर देखा। लियू रुयान, एचडी ग्रुप की प्रेसिडेंट। मेरा चेहरा अजीब सा हो गया। मिस लियू, आप मुझे अपना सुगर बेबी बनाकर तो नहीं रखना चाहती? महीने की तनख्वाह 1 लाख युआन है। मुझे तो पहले से ही पता है कि मिस लियू ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं हो सकती। 1 लाख युआन है ना? मैं कल से ही काम शुरू कर सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं झुकना चाहता था, बस बात ये थी कि तनख्वाह वाकई शानदार थी। आपको समझना होगा, यांजिंग जैसी जगह में जहाँ जमीन का एक एक इंच सोने के भाव बिकता है, वहाँ घर खरीदना है तो अपने ठेले से जो थोड़े बहुत पैसे मैं कमाता हूँ, उससे तो शायद मुझे मरते दम तक काम करना पड़े। अगले दिन मैं वो कार्ड लेकर इंटरव्यू के लिए लियू परिवार की विला पर पहुंचा। लियू रुयान ने खुद दरवाजा खोला। वो युवती स्लेटी रंग के स्पोर्ट्स वियर में थी। वो अभी अभी बाहर से दौड़ लगाकर लौटी थी। जब उसने मुझे नक्काशीदार लोहे के गेट के सामने खड़ा देखा तो उसने खुद ताला खोलकर मुझे अंदर आने दिया। वो हाथ बांधे तेज कदमों से मेरे आगे आगे चल रही थी। मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करके उसके पीछे चलना शुरू किया। लियू परिवार की हवेली बहुत बड़ी है। गेट से लिविंग रूम तक पहुंचने में 7 से 8 मिनट लग गए। चलते चलते मैं आसपास का जायजा भी लेता रहा, उससे थोड़ा सतर्क रहते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई खतरनाक महिला ठग हो। तभी जोर की धमक के साथ मैं उसकी नाजुक पीठ से टकरा गया। एक मीठी सी खुशबू मेरी नाक में भर गई। सॉरी मिस लियू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं घबरा गया। उसे संभालने के लिए उसका कंधा थाम लिया और माफी मांगी। लियू रुयान का आखिरकार सब्र टूट गया। वो पलटी और मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे कोई बड़ी ठग समझते हो? मैं हैरान होकर उसे देखता रह गया। नहीं हो क्या? लियू रुयान गुस्से से हंस पड़ी। उसने ऐसे हाथ उठाया जैसे मुझे मारने वाली हो, पर खुद को रोक लिया। बस इतना कहा, मुझे बार बार मिस लियू बुलाना बंद करो। ध्यान से देखो और बताओ मैं कौन हूँ। मैंने झुककर गौर से देखा, सिर हिलाया और कहा कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा। सच में तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तो बस बारबेक्यू बेचने वाला एक आदमी हूँ। आप जैसी अमीर घराने की लड़की को मैं कैसे जानूं? शायद आपको ही किसी और के साथ धोखा हो गया है। मुझे पहले से ही पता था कि महीने के 1 लाख की इतनी बढ़िया नौकरी यूं ही अचानक मेरी झोली में नहीं आ सकती। पता चला कि ये कोई अमीर लड़की है। इसकी नजर कमजोर है और इसने मुझे किसी और समझ लिया। लियू रुयान ने दांत पीसते हुए खतरनाक मुस्कान बिखेरी। तोंग जिंग चेन अगर फिर से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते तो देख लेना। जब इस अमीर लड़की का गुस्सा भड़का तो उसके पूरे बदन से बर्फीली सर्दी रिसने लगी। मैंने अपने आप ही गर्दन सिकोड़ ली। अपने सामने खड़ी उस औरत को गौर से देखा, उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को। अचानक मेरे जहन में आग से जला हुआ एक चेहरा कौंध गया जो निशानों से भरा था। अगर उस चेहरे के सारे निशान गायब हो जाएं तो मैं अचानक चौंक गया। लगभग तुरंत ही मुझे समझ आ गया कि वो कौन थी। फिर मैं पलटकर जितनी तेज हो सके भागने लगा। अगले ही पल मेरी कलाई पकड़कर जोर से पीछे खींच ली गई। मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। लियू रुयान का चेहरा मेरी आंखों के ठीक सामने आ गया। उसने मुझे अपने बदन और दीवार के बीच फंसा लिया। ऊपर देखते हुए बोली, तोंग जिनशिन, हिम्मत है तो भागकर दिखाओ। चाहता भी तो भाग नहीं सकता था। हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। आखिरकार उसकी सांसें लगभग मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं हिलने
मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, इस डर से कि कहीं वो न सोच बैठे कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। असल में जिया शिनयान से पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी। जिस गर्मी में मैं 17 साल का हुआ, हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी। उसका नाम जियांग वान था। उसके पूरे चेहरे पर जलने के बड़े बड़े निशान थे। मेरे सारे सहपाठी उससे डरते थे और जानबूझकर उसे अलग थलग रखते थे। कैंटीन में कोई उसके पास बैठने की हिम्मत तक नहीं करता था। सब उसे पीठ पीछे बदसूरत सी लड़की कहते थे। उसकी डेस्क मेट ने सीट बदलने की गुजारिश की, ये कहते हुए कि उसका चेहरा देखकर उसे बुरे सपने आएंगे। टीचर के पास कोई चारा नहीं बचा। टीचर ने पूछा कि क्या कोई उसका डेस्कमेट बनना चाहेगा। उसकी पीली उंगलियां डेस्क के किनारे को नोच रही थीं, जो अंदर से उसकी घबराहट जाहिर कर रही थी। जब बाकी सारे स्टूडेंट्स चुप्पी साधे उसका डेस्कमेट बनने से इनकार करते रहे तो मैंने सहमे हुए हाथ उठा दिया। पूरी क्लास तुरंत ही ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तोंग जिनशिन को उसका डेस्कमेट बना दो। कूड़ेदान वाला बच्चा और बदसूरत सी लड़की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। उस वक्त जिस दादी ने मुझे गोद लिया था वो अभी जिंदा थी। दादी कबाड़ बीनकर मेरा गुजारा चलाती थी। उनका बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए मैं भी क्लास के बाद कूड़ेदानों में हाथ डालकर दादी के लिए बोतलें बीनता था। मेरे सहपाठी मुझसे नफरत करते थे, कहते थे कि मुझसे बदबू आती है। हाई स्कूल के पहले साल से ही मैं हमेशा अलग डेस्क पर अकेला बैठता था। टीचर को मेरी हालत का पता था। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाने के लिए पूरी क्लास को सख्ती से डांटा। तुम लोगों को खुलेआम बोलने से रोका जा सकता है, पर मन ही मन जो सोचते हो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अब भी पीठ पीछे मुझे तंग करते रहे और मुझे कूड़ेदान वाला बच्चा कहकर बुलाते रहे। उस पल मैंने उनकी सारी तानाक्षी भरी हंसी को नजरअंदाज कर दिया। अपनी शर्ट का कोना मरोड़ते हुए घबराते हुए जियांग वान से पूछा, सहपाठी जियांग वान, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डेस्कमेट बनूं? मुझे डर था कि कहीं उससे भी मेरी बदबू से नफरत न हो जाए, लेकिन जियांग वान ने जोर से सिर हिलाया। जब तक तुम्हें डर नहीं लगता मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। मुझे पता चला कि जियांग वान बेहद होशियार थी। पूरी क्लास में हमेशा उसी के सबसे ज्यादा नंबर आते थे। वो मेरी पढ़ाई में मदद करती। मैं दादी के हाथ से बने जोंगजी उसके लिए लाता। जब स्कूल के बाहर गुंडे उसे तंग करते तो मैं बेसबॉल बैट उठाकर उन्हें भगा देता। जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते उसने अपनी आधी पॉकेट मनी मुझे दे दी। हाई स्कूल के आखिरी साल में उसने अचानक मुझसे अपने दिल की बात कह दी। मुझसे कहा कि मैं भी उसी कॉलेज के लिए अप्लाई करूं जिसके लिए वो कर रही थी। हमने कसम खाई कि हम साथ में सिंघुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटी जाएंगे। मैंने उसका इजहार कबूल कर लिया। मैंने सिंघुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटी को अपनी पहली पसंद बना दिया। लेकिन एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से एक रात पहले मैं एक 5 स्टार होटल में पार्ट टाइम काम कर रहा था। मैंने देखा कि जियांग वेन का परिवार खाना खाने आया। जियांग वेन के बगल में एक बेहद सुंदर लड़का भी बैठा था। जब उनके माता पिता वॉशरूम गए मैंने उन्हें बात करते सुना। वो कह रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियों में वो लड़का जियांग वेन के साथ विदेश इलाज के लिए जाएगा और जब वो लौटेगी तो दोनों की सगाई हो जाएगी। मान लेता हूँ कि मुझे उस वक्त बेहद हीन महसूस हुआ। घर जाकर मैंने अपना एप्लीकेशन बदल दिया। फिर जियांग वेन को मैसेज किया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। फिर मैंने जियांग वेन का सारा संपर्क ब्लॉक कर दिया। किसी को नहीं पता था कि मैं किस कॉलेज गया और मुझे जियांग वेन की कभी कोई खबर नहीं मिली। अगर जिया जिन्यान उस दिन घर न आई होती और रिपोर्टरों ने तुम्हारी तस्वीरें न खींची होती तो शायद मुझे कभी पता ही न चलता कि तुम यानजिंग वापस आ गई हो। लियू रुयान की आवाज गुस्से से भरी थी। वो कोई और यानी जिया जिन्यान थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रेकअप के वक्त मैंने जो यूं ही एक बहाना बना दिया था उसे वो इतने सालों तक याद रखेगी। मैंने जोर से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया। इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे याद है मैं पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ चुका हूँ। लियू रुयान गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जिसे तुम पाल रहे हो? जब मन आए तब मुझसे रिश्ता तोड़ लो। उसकी बात खत्म होते ही विला का गेट खुल गया। एक हैंडसम आदमी बाहर निकला, कड़क सफेद सूट पहने हुए। वो आदमी सच में बहुत सुंदर था, जैसे किसी परी कथा का राजकुमार हो। मैं उससे पहले भी मिल चुका था। ये वही लड़का था जो उस वक्त प्राइवेट रूम में लियू रुयान के साथ खाना खा रहा था। मुझे याद है उस वक्त दोनों तरफ के माता पिता चाहते थे कि उन दोनों की सगाई हो जाए। तो लियू रुयान की पहले से ही एक मंगेतर है और वो फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या सबको लगता है कि मुझे तंग करना बड़ा आसान है? तोंग जिनचेन, सिस्टर यान, आखिरकार तुम्हें तोंग जिनचेन मिल ही गया। वो लड़का बोलते ही बेहद उत्साहित हो गया। सिस्टर यान, इस लड़के का लियू रुयान से आखिर रिश्ता क्या है? लियू रुयान ने सिर हिलाया। उसने लड़के की तरफ इशारा करते हुए उसका परिचय दिया। ये शिशुआन है, जिया परिवार का युवा वारिस, तोंग जिनचेन। लियू रुयान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शाह शिशुआन फौरन उछलकर मेरे पास आया और मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है सिस्टर यान का बॉयफ्रेंड कौन है? मैं हैरान रह गया। लियू रुयान ने सच में सबके सामने खुलेआम कह दिया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जब हम साथ थे तो शाह जिन्नियान बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर बेवजह उसका एक अजीब सा कार एक्सीडेंट हो गया। उसे लगा कि जिया परिवार की मुखिया उसे, इस नाजायज बेटी को रास्ते से हटाना चाहती है। जिया परिवार की मुखिया को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये नाजायज बेटी कोई खतरा नहीं है, उसने अपनी बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो उसे चेकअप कराने के लिए पैसे तक जमा किए, दवाइयां वगैरह खरीदी। हर बार हजारों युआन खर्च होते और मैं सोचता चूंकि मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनना कबूल किया है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे चाहे जो भी बीमारी हो मैं उसका इलाज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो तो शुरू से आखिर तक नाटक कर रही थी। उसे तो बूढ़े मिस्टर जिया खुद जिया परिवार वापस ले गए, लेकिन उसने सबको बताया कि मैं तो बस उसका केयर गिवर था। ये सब सोचकर मैंने लियू रुयान की तरफ थोड़ा उद्वेलित होकर देखा। मैं बेसब्री से जानना चाहता था कि कहीं उस वक्त मैंने उसे गलत तो नहीं समझ लिया था। शाह शिशुआन मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, भले ही सिस्टर यान तुम्हें पसंद करती हो, लेकिन लियू परिवार ने उसके लिए जो मंगेतर चुने
चुना है वो मैं हूँ। खुद को देखो तो जरा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आज की सिस्टर यान के लायक हो? वो अब वो बदसूरत लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, लेकिन तुम अब भी वही बदबूदार बारबेक्यू बेचने वाला हो। मैं हैरान रह गया और बेखुद ही अपना हाथ शाह शिशुआन की पकड़ से छुड़ा लिया, लेकिन शाह शिशुआन ऐसे नाटक करने लगा जैसे मैंने उसे जोर से धक्का दिया हो और वो सीधा फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा हो। वो लड़का फौरन उलझे हुए चेहरे के साथ मुझे देखते हुए बेचारगी से बोला, जिनचैन भाई, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने फौरन लियू रुयान की तरफ देखा। हे भगवान, उपन्यासों वाला वो प्लॉट जहाँ किसी षड्यंत्रकारी लड़के के फंसाने में हीरो फंस जाता है, अब मेरे साथ भी होने वाला है। जब मुझे लग रहा था कि लियू रुयान शाह जिशुआन की खातिर जरूर मुझ पर भड़क उठेगी, तभी लियू रुयान ने उलझे हुए भाव से जमीन पर पड़े शाह जिशुआन को घूरा। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? जिनचेंग ने तुम्हें छुआ तक नहीं, अब सच में तुम नाटक कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे घर मत आना। अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये कौन सा तमाशा कर रहे हो? ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा और अंदर की तरफ चल पड़ी, हक्के बक्के शाह जिशुआन को वहीं छोड़कर। लियू परिवार का लिविंग रूम बहुत बड़ा है। अंदर के नौकर सब अपने अपने काम में लगे थे। किसी ने भी मुझ अनजान मेहमान की तरफ दूसरी नजर तक नहीं डाली। लियू रुयान ने खुद मेरे लिए एक गिलास पानी डाला, फिर मुझे बैठने को कहा। जिनशेंग, बताओ, वो मैसेज जो तुमने उस वक्त भेजा था वो झूठा था ना? तुम्हें किसी और से प्यार नहीं हुआ था ना? हाँ भी और नहीं भी। वो मैसेज तो झूठा था, लेकिन बाद में मुझे सच में किसी और से प्यार हो गया था। भले ही जिया जिन्नियान वो थी जिसने मेरा पीछा किया, पर मैंने 5 साल तक उसकी देखभाल की, तो आखिरकार मुझे उसके लिए भावनाएं तो थी ही। मैं जो किया उससे इनकार नहीं करता, भले ही आखिर में पता चले कि मैं गलत था। शाह जिशुआन जिया जिन्नियान का सौतेला छोटा भाई है। लियू रुयान की उससे कभी सगाई नहीं हुई थी। ये तो बस दोनों परिवारों के बुजुर्गों की मनमानी सोच थी। तो मैं लियू रुयान का पर्सनल शेफ बनने के लिए लियू परिवार में ही रहने लगा। लियू रुयान ने तो मेरे लिए एक अलग कमरा भी दे दिया, ठीक उसके कमरे के बगल में। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया। रात को जब मैं कमरे में गया तभी मुझे एहसास हुआ कि उस बड़े बिस्तर पर रजाई तक नहीं थी। मैं बटलर को ढूंढने गया। बटलर ने बिना किसी भाव के कहा, तुमसे जुड़ी हर चीज मिस खुद तय करती हैं, ये मेरे बस में नहीं है। इस बारे में तुम मिस से ही जाकर पूछो। मैंने हिम्मत जुटाकर लियू रुयान के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। बेडरूम में लियू रुयान कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। वो नहा रही थी, फिर भी मुझे अंदर आने को कहा। मैं अभी ये कहने ही वाला था कि मैं बाद में आ जाऊंगा, तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया। लियू रुयान अपने समुद्री शैवाल जैसे गीले खुले बालों के साथ बाहर निकली। अपने नाइटवियर में बिल्कुल तरोताजा दिख रही थी। मैं खुद को उसे थोड़ा ज्यादा देर तक निहारने से रोक नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गंदी सोच वाला इंसान हूँ, बस उसकी कद काठी वाकई बहुत लाजवाब थी। उसकी लंबी खूबसूरत टांगे नाइट गाउन के नीचे से झलक रही थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि हाथ से लपेट ली जाए, और उसका फिगर भी बेहद बढ़िया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो जानबूझकर मुझे छेड़ रही थी, बिल्कुल किसी छोटी लोमड़ी की तरह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। मैं 20 से ज्यादा साल से जिंदा हूँ, मैं भला इस तरह के लालच का विरोध कैसे कर पाता। उसी वक्त मेरी नाक से खून बहने लगा। लियू रुयान चौंक गई। वो जल्दी से मेरे पास आई, मेरी ठुड्डी उठाई, मेरा सिर पीछे झुकवाया, मुझे उसके बिस्तर के पायताने बिठाया, कुछ टिश्यू लेकर मेरी नाक में ठूंस दिए। फिर उसने खींचे हुए स्वर में कहा, तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या तुम 5 साल से जिया जिन्यान के साथ नहीं रहे? क्या तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? मैंने बेहद बेइंसाफी महसूस करते हुए जवाब दिया, वो मुझे कभी छूने नहीं देती थी। मजे की बात यह है कि जिया जिन्यान ही पहले मेरे पीछे पड़ी थी, फिर भी वो मुझसे ऐसे बचकर रहती थी जैसे मैं कोई चोर हूँ। खासकर उसकी लाइलाज बीमारी लगने के बाद से मैं उसके साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों न रहूं, वो हमेशा मुझसे रूखा और चिड़चिड़ा बर्ताव करती। इसके उलट मेरे फ्लैटमेट जी बोदा के साथ वो हद से ज्यादा मीठी और ध्यान देने वाली रहती। जी बोदा सच में बहुत सुंदर है। वो एक 4S शोरूम में सेल्स पर्सन का काम करता है। एक वक्त था जब जिया जिन्यान आधी रात के बाद हमेशा मुझे मैसेज करती, मुझसे उसके लिए मिल्क टी ऑर्डर करने को कहती। एक छोटे कप की कीमत 30 युआन होती। बाद में मैंने वही मिल्क टी जी बोदा की वीचेट मोमेंट्स पर देखी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिया जिन्यान ने वो उसके लिए ऑर्डर की थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपना स्टॉल बंद किया और घर आया तो देखा जिया जिन्यान जी बोदा की बाहों में सिमटी बैठी थी। दोनों गेम खेल रहे थे। मैंने जी बोदा को खींचकर अलग किया और जिया जिन्यान से सवाल किया, जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश भी करता हूँ तो तुम मीलों दूर भाग जाती हो, लेकिन ये तुम्हारे इतने करीब कैसे रह सकता है? आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, वो या मैं? जिया जिन्यान ने अपनी नाक ढकते हुए कहा, तुमसे जब भी घर आते वक्त खाने के तेल की बदबू आती है, तुम्हारे पास रहना बहुत घिनौना लगता है। जी बोदा ने भी कहा, गलत मत समझो जिंगशिन भाई, जिन्यान और मेरे बीच सच में वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं उसे अपनी बहन जैसी दोस्त मानता हूँ, इसीलिए हम छोटी छोटी औपचारिकताओं की परवाह नहीं करते। उस सुबह मैंने बहुत देर तक नहाया। मैंने तो अपना स्टॉल का धंधा पूरी तरह बंद करने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन जिया जिन्यान का मैसेज आया, इस महीने का मेडिकल खर्च 7,000 युआन है, अब भी मुझे ट्रांसफर करो। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। उसने फिर मैसेज किया, मुझे पता था तुम्हें लगता है मैं बोझ हूँ, अब तुम मेरा इलाज कराना नहीं चाहते। ठीक है, मैं जाकर मर जाती हूँ। ठीक है। मैं दौड़कर अपना स्टॉल समेटने गया। जब मैं जल्दी जल्दी घर वापस पहुंचा तो देखा जिया परिवार के लोग उसे लेने आए हुए थे। वजह सीधी सी थी, जिया परिवार के वारिस जिया मिंगजिया को हड्डी का कैंसर हो गया था और कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। शाह जिशुआन बिल्कुल नाकारा है, जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। वो सिर्फ बेवकूफ ही नहीं है, बल्कि उसे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी बिल्कुल कुछ नहीं आता। जिया जिन्यान जिया परिवार की आखिरी उम्मीद बन गई। बूढ़े मिस्टर जिया अब उसे बाहर मुश्किल जिंदगी जीने के लिए कभी नहीं छोड़
छोड़ने वाले थे। मुझे लगा कि ये सब सुनकर लियू रुयान मुझ पर हंसेगी, लेकिन इसके उलट उसने पीड़ा भरी नजरों से मुझे देखा। फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। जिंगशिन, मुझे बताओ कि इन सालों में तुमने क्या क्या झेला है। असल में इन पिछले सालों के बारे में बताने को ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने अपना कॉलेज एप्लीकेशन बदल दिया और यानजिंग से सबसे दूर वाले शहर रोंगचेंग चला गया। कॉलेज के अपने दूसरे साल में मेरी मुलाकात जिया जिनयान से हुई। जिया जिनयान एक सिंगल पेरेंट परिवार से थी। उसे महीने में गुजारे के लिए बस मामूली से 700 युआन मिलते थे। उसकी सारी रूममेट्स डिजाइनर कपड़े पहनती और लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती। सिर्फ वही एक थी जो पूरे 2 साल तक एक ही 80 युआन वाली ड्रेस पहनती रही। मैंने उस वक्त पहले से ही पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था। मैंने न सिर्फ अपनी दादी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि हर महीने जो पैसे बचाता वो उन्हें भेज भी देता। मुझे बचपन में ही त्याग दिया गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे असली माता पिता कौन है। दादी ही इस दुनिया में मेरा एकमात्र परिवार थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। कबाड़ बीनते वक्त उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर वो बच नहीं पाई। जब मुझे ये खबर मिली तो लगा जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा हो। मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर दादी को आरामदायक जिंदगी दूंगा। उस प्यारी बूढ़ी औरत ने भी मुझसे वादा किया था कि वो 100 साल तक जिएंगी। वो अपना वादा कैसे तोड़ सकती थी? जिया जिन्नियान ही थी जिसने छुट्टी लेकर मेरे साथ जाने की मांग की। उसने दादी के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था संभालने में मेरी मदद की और मुझे खुद को संभालने के लिए हौसला दिया। दादी की मौत का मुआवजा 3 लाख युआन था। वो सारा पैसा मेरे बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल वापस लौटने के बाद जिया जिन्नियान ने मेरे पीछे पड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधकारमय और निराशाजनक है। मैं बिना किसी वजह के भी रो पड़ता था। मैं चेकअप के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा कि मुझमें डिप्रेशन की प्रवृत्ति है। जिया जिन्नियान रोज मेरे लिए खाना लाने लगी, मुझे क्लब की गतिविधियों में शामिल होने के लिए खींच ले जाती और मेरे लिए तरह तरह के सरप्राइज प्लान करती। उसने धीरे धीरे मुझे उस अंधकारमय दौर से बाहर निकाला। तो जब उसने मुझसे अपने दिल की बात कही, मैंने हाँ कह दिया। लेकिन जिस साल हमने ग्रेजुएशन किया, जिया जिन्नियान का एक कार एक्सीडेंट हो गया। उसे जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। जब वो वापस आई, उसने मुझे बताया कि लाइलाज बीमारी है। उस वक्त मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे डर था कि वो भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, बिल्कुल दादी की तरह। इसीलिए मैंने एक साथ कई नौकरियां की, बस उसके इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए। मैंने हमेशा सपना देखा था कि हमारा अपना घर होगा। तो जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, मैं उसे अपने साथ यानजिंग वापस ले आया। यहाँ मेरी दादी की कब्र भी करीब ही है। अगर जिया जिन्नियान की बीमारी ठीक ना हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो मैं दादी की कब्र के बगल में एक बड़ा गड्ढा खोदूंगा। फिर जिया जिन्नियान और मैं उसमें साथ लेट जाएंगे और खुद ही मिट्टी से खुद को ढक लेंगे। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जिया जिन्नियान मरी नहीं। मुझे अब भी पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। चीजें तब बदली जब मेरा फ्लैटमेट जी बोदा साथ रहने आया। जी बोदा मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं स्नैक स्ट्रीट पर बारबेक्यू का स्टॉल चलाता हूँ। वहाँ हमेशा धुआं ही धुआं रहता है। मुझसे हर रोज खाने के तेल की बदबू आती है। जी बोदा बहुत जवान है और उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना आता है। उसे तरह तरह के फैशन आइटम्स की समझ है। जिया जिन्नियान उसे पहली नजर में ही देखकर उस पर फिदा हो गई। वो तो अपना बीमार होना तक भूल गई। वो उसका सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए बेहद उतावली थी। मेरे बगल वाले पड़ोसी चेन वेई हमेशा कहते हैं, जिया जिन्नियान को कोई पार्ट टाइम काम करने दो, भले ही वो महीने में सिर्फ 2 से 3 हजार कमाए, फिर भी कुछ ना कुछ तो ठीक है। देखो तो तुम कितने थके हो। मैंने सिर हिला दिया। वो कमजोर है, उसे थकाने से डरता हूँ। चेन वेई ने ताना कसा, अगर वो कमजोर है तो जी बोदा का सामान शिफ्ट करने में मदद क्यों की? पिछली बार तुम्हारा बारबेक्यू ठेला बीच रास्ते में खराब हो गया था। वो तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं गई? वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे बुलाया ही नहीं। असल में मैं झूठ बोल रहा था। मैंने जिया जिन्नियान को 1 दर्जन से ज्यादा बार कॉल किया था, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब मैं घर पहुंचा, मुझे पता चला कि वो जी बोदा का जन्मदिन था। उसने ढेर सारे लोगों को पार्टी के लिए बुलाया था। जिया जिन्नियान भी वहां मजे में शामिल थी। उसने तो जी बोदा को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर 8000 युआन से ज्यादा कीमत का एक कड़ा भी दिया। जब मैं जिया जिन्नियान को कॉल कर रहा था, उसका फोन सोफे पर पड़ा हुआ था। उनके दोस्त जिया जिन्नियान को छेड़ रहे थे कि वो खुद कड़ा जी बोदा को पहनाए। ये सब मुझे बाद में तब पता चला जब मैं इत्तेफाक से वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। मैंने जिया जिन्नियान से पूछा, क्या तुम रात के बाजार में मेरी पैसे इकट्ठा करने में मदद के लिए आ सकती हो? कभी कभी धंधा बहुत व्यस्त हो जाता है। कुछ ग्राहक इसी मौके का फायदा उठाकर बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। तुम्हें ज्यादा देर रुकने की जरूरत भी नहीं, बस सबसे व्यस्त समय में आ जाओ। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो साफ साफ कह दो। जिया जिन्नियान ने ठंडे स्वर में तंज कसा, कौन एक लाइलाज मरीज को काम पर भेजता है? झूठ नहीं बोलूंगी, तुम सच में बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम स्कीवर ग्रिल करने से पहले ही पैसे नहीं ले सकते? फिर कोई भी बिना पैसे दिए नहीं भाग पाएगा। एक बार एक टेबल के मेहमान नशे में धुत हो गए। उनमें से एक 20 साल की उम्र की एक बिगड़ैल लड़की नशे में पीछे से अचानक मेरी शर्ट उठाकर मेरी पीठ छूने लगी। हम आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। नशा उतरने के बाद उस लड़की ने जोर देकर कहा कि वो तो बस मेरे पीछे से टिश्यू का पैकेट लेना चाहती थी। उसने तो मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया, अंकल खुद को तो देखो जरा, तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, मैं भला तुम्हारे साथ छेड़छाड़ क्यों करूंगी? ठीक तभी जिया जिन्नियान आ पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझसे शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। उसने फौरन मुझे खींचकर वहां से हटाया। जब हम घर पहुंचे, जी बोदा ने भी कहा, जिनशिन भाई, तुमने शायद उस लड़की को गलत समझ लिया। सामान्य लड़कियों को बॉयफ्रेंड की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा तुमसे तो खाने के तेल की बदबू आती है। कोई भी आम लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। जिया जिन्नियान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने मुझे
धकेल कर बाथरूम में भेज दिया, जाकर अभी नहाओ। मैं साफ साफ महसूस कर सकता था कि जिया जिन्नियान का मेरे प्रति नजरिया बदल गया था। वो अब कॉलेज के दिनों की तरह मेरी हिफाजत नहीं करती थी। अब वो मेरे लिए कुछ भी करने से मना करने लगी थी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बदलते देखता रहा, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। लियू रुयान को छोड़ने के बाद से इतने सालों में मैं कभी अच्छे से नहीं जी पाया, खासकर जब मुझे पता चला कि लियू रुयान की शाह जिशुआन से कभी सगाई हुई ही नहीं थी। मुझे और भी ज्यादा ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ही वो गद्दार हूँ जिसने खुद अपने ऊपर यह सारा दुख बुलाया। लियू रुयान ने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा, मुझे उसकी आंखों में देखने पर मजबूर किया। ये सही नहीं है। तोंग जिनशिन किसी को भी छोड़कर अच्छे से जी सकता है। वो कभी किसी से कमतर नहीं रहा, चाहे वो तोंग जिनशिन हो जो हाई स्कूल में अपनी दादी को कबाड़ बीनने में मदद करता था, या वो तोंग जिनशिन जो अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए पैसे कमाने को स्टॉल चलाता है। वो हमेशा से ही उतना ही चमकदार रहा है। उस बेवकूफ जिया जिन्नियान को नहीं पता कि वो कितनी किस्मत वाली थी। उसे एक दिन एहसास होगा कि उसने कितनी अनमोल चीज खो दी। क्या ये सच है? ये पहली बार था जब किसी ने मुझे चमकदार कहा, और वो भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जुबान से। मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम्हारा क्या? तुम झांगवान से लियू रुयान कैसे बनी? लियू रुयान मुस्कुराई। मेरी कहानी काफी सीधी सी है। जब मेरे माता पिता का तलाक हुआ, मैं तब छोटी थी। मुझे मम्मी को सौंप दिया गया तो मैंने मम्मी की सरनेम अपना ली। बाद में वो घूम फिरकर फिर साथ आ गए, तो मैं लियू परिवार में वापस चली गई और अपना नाम बदल लिया। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकी रह गई। मैं खुद को उसे हल्के से सहलाने से रोक नहीं पाया। रुको, तुम्हारे चेहरे का क्या हुआ? लियू रुयान ने सहज भाव से एक तस्वीर निकाली। मैंने अपनी मम्मी की जवानी वाली शक्ल जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। ये बेशुमार सर्जरी और सुधार का नतीजा है। कैसी लगती हूँ? ठीक है, ठीक से भी कहीं ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे सामने खड़ी लियू रुयान और तस्वीर वाली औरत कम से कम 70% तक एक जैसी दिखती है। शायद ऐसी ही उसे दिखना चाहिए था। जब से मैं लियू रुयान की प्राइवेट शेफ के तौर पर काम कर रहा हूँ, जो डिश मैं उसके लिए सबसे ज्यादा बनाता हूँ वो है खट्टी मीठी पसलियां। कई दिन हो गए हैं, मैं तो मेन्यू बदलता भी नहीं। अब मुझे इसे बनाना इतनी अच्छी तरह आ गया है कि ये मेरी आदत बन चुकी है। मैं इसे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में तैयार कर सकता हूँ। 1 लाख युआन महीने की तनख्वाह लेते हुए मुझे बहुत अपराध बोध होता है, खासकर क्योंकि हर रोज जब वो घर आती है वो मेरे लिए कुछ न कुछ लाती है। कभी घड़ी, कभी फूल, कभी नीलामी से खरीदी छोटी छोटी एंटीक चीजें जिनकी कीमत बेशुमार होती है। अगर मैं नहीं लेता तो वो जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा देती है। ऐसा पूरे 2 हफ्तों तक चलता रहा। आखिरकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं लियू रुयान के पास गया और कहा, मैं असल में और भी डिशेस बना सकता हूँ, जैसे झींगे के साथ भाप में पकाया अंडा, इंपीरियल टोफू, ब्रेस्ड हेयरटेल मछली और ऐसी ही चीजें। लियू रुयान स्टडी रूम में झुककर कागजी काम निपटा रही थी। जब उसने मुझे सुना, उसने ऊपर देखकर मेरी तरफ नजर डाली। अगर तुम सच में कुछ और करना चाहते हो तो मेरे साथ एक भोज में चलो। मैंने हैरानी से अपनी नाक की तरफ इशारा किया। मैं? लियू रुयान ने सिर हिलाया। मैंने फौरन भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मैं ऐसी किसी चीज के लायक दिखूंगा। लियू रुयान फौरन खड़ी हो गई, मुझे बाहर की तरफ खींचा और बोली, ऐसा कौन कहता है? हर किसी के अंदर एक चमकदार पहलू होता है, उसे निखारने के लिए बस पैसे चाहिए। लियू रुयान मुझे मेकओवर करवाने और नए कपड़े खरीदने ले गई। मेरा तो पूरा हुलिया ही निखर गया। मैं हैंडसम और ट्रेंडी दोनों ही दिखने लगा। मुझे पता चला कि हम बीजिंग के एक 100 साल पुराने कुलीन परिवार के बूढ़े मिस्टर तोंग की 70वीं जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। वहां अचानक मेरी मुलाकात जिया जिन्नियान से हो गई। जिया जिन्नियान के बगल में खड़ा शख्स जी बोदा नहीं था, ये उसका छोटा भाई शाह जिशुआन था। जब शाह जिशुआन ने मुझे लियू रुयान का हाथ थामे देखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी आग उगल देगा। जिया जिन्नियान की हालत तो उससे भी बदतर थी। वो हैरानी से मुझे घूरती रही, बिल्कुल वैसी ही नजर से जैसे उसने पिछली बार जिया परिवार के आने पर उसकी पोल खुलने के बाद मुझे देखा था। शाह जिशुआन ने अब तो नाटक करना भी छोड़ दिया। उसने तंज कसते हुए कहा, सिस्टर यान, तुम सच में मुझे छोड़कर बारबेक्यू बेचने वाले किसी लड़के के साथ रहोगी? मैं उससे कहीं ज्यादा शानदार हूँ, वो तुम्हें दे भी क्या सकता है। लियू रुयान मुस्कुराई, तुम 24 के हो ना अब तक? क्या तुमने खुद के दम पर एक फूटी कौड़ी भी कमाई है? तुम्हारी तथाकथित शानो शौकत बस तुम्हारे पारिवारिक बैकग्राउंड की ही तो देन है ना? शाह जिशुआन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड होना भी तो एक फायदा है ना? लियू रुयान ने सिर हिलाया। अच्छा, पारिवारिक बैकग्राउंड होना वाकई एक फायदा है, लेकिन इससे तुम्हें सबसे ऊपर होने का दिखावा करने का हक नहीं मिल जाता। शाह जिशुआन तुरंत निरुत्तर हो गया। इसके बजाय जिया जिन्नियान ने ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, तोंग जिंग चेन, कोई हैरानी नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए। तुम्हें तो एक और ज्यादा हॉट और अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई है ना? लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, इसने तो ढेर सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये तो पहले पूरी तरह बदसूरत सी लड़की हुआ करती थी। मुझसे माफी मांगने के बजाय तुम खुशी खुशी किसी बदसूरत लड़की के साथ क्यों रहोगे? मैंने तंज कसते हुए कहा, क्योंकि वो मुझे पर्सनल केयर गिवर की तरह नहीं देखती। जिया जिन्नियान एक पल के लिए ठिठक गई, फिर व्यंग्य से बोली, तुम बस इसी लायक हो। मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा, हाँ बस इतना ही मेरे पास है। जिया जिन्नियान इतनी गुस्सा हुई कि दांत पीसने लगी। वो अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास लगभग चूर चूर कर देती। शाह जिशुआन ने हाथ बांधकर घमंड से कहा, तोंग जिंगचेन, ज्यादा घमंड मत करो। जब तक मेरी बहन आज बूढ़े मिस्टर तोंग की पोती के साथ अच्छे रिश्ते बना लेगी, हमारा जिया परिवार बीजिंग के कुलीन तबके में सबसे अमीर बन जाएगा। तब हमारे परिवार में शादी करने के इच्छुक लोगों की लाइन लग जाएगी, और तुम तो मेरी बहन के जूते बांधने के भी लायक नहीं हो। शाह जिशुआन ने यह बात मुझे और लियू रुयान दोनों को सुनाकर कही। अप्रत्याशित रूप से लियू रुयान ठहाका मारकर हंस पड़ी। जिया मिंगजे मर चुका है। जिया परिवार अब तुम दोनों बेवकूफों के हाथों में है। ये तो पक्का बर्बाद ही होगा। शाह जिशुआन गुस्से से आग बबूला हो गया। इसका क्या मतलब है? लियू रुयान ने कंधे उचकाए। बिल्कुल
बिल्कुल वही मतलब जो लग रहा है। फिर उसने उन दोनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुझे भोज हॉल के अंदर ले गई। फिर लियू रुयान को जानने वाली कुछ सोशलाइट महिलाएं आकर उससे मिली। सबने उसे घेर लिया और सहज भाव से पूछा, मिस लियू, आपके बगल वाले इस सज्जन से आपका क्या रिश्ता है? मुझे लगा लियू रुयान भी शादीशुदा जिन्नियान की तरह मुझसे दूरी बना लेगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा। सबके सामने उसने खुलेआम अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया। ये मेरा पहला क्रश है और वो लड़का जिसे मैं इतने वक्त से डेट पर बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सब औरतें मुंह ढककर हैरानी से आह भर उठी। हे भगवान मिस लियू, सच में कोई ऐसा भी है जिसे आप जीत नहीं पाई? मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा। तुम मेरे पीछे कब से पड़ी हो? लियू रुयान ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मुझे अचानक ही सब समझ आ गया। तो वो सब कुछ जो वो रोज मेरे लिए लाती थी और वो बेहद महंगी छोटी छोटी चीजें जो वो मुझे देती थी, वो सब असल में मेरे पीछे दोबारा पड़ने का ही उसका तरीका था। ठीक तभी जन्मदिन मनाने वाले बूढ़े मिस्टर तोंग अंदर आए। लियू रुयान मुझे तोहफा देने के लिए बूढ़े मिस्टर तोंग के पास ले गई। लियू रुयान ने तोहफा चुना था, लेकिन इसे बूढ़े मिस्टर तोंग को खुद अपने हाथ से देने वाला मैं ही था। बूढ़े मिस्टर तोंग ने जैसे ही मुझे देखा, न जाने क्यों वो थोड़े हक्के बक्के से दिखे। उनके बगल में उनका हाथ थामे खड़ी औरत भी अजीब से भाव से मुझे घूरने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? मैंने सिर उठाकर बूढ़े मिस्टर तोंग की आंखों में देखा। मेरा नाम तोंग जिंगचेन है। मेरे कोई माता पिता नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। बूढ़े मिस्टर तोंग का पूरा बदन कांप उठा। ठीक तभी शाह जिशुआन आगे बढ़कर जोर से बोला, दादाजी तोंग, आपको शायद पता नहीं होगा, है ना? ये तो अनाथ है। ये पहले रात के बाजार में ग्रिल्ड स्कीवर बेचता था। ये अभी सलीके से दिख रहा है क्योंकि सिस्टर यान के साथ इसका चक्कर चल रहा है। उसकी ये बात सुनते ही सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे, जैसे मैं किसी औरत की बदौलत सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला कोई पला हुआ आदमी हूँ। लियू रुयान फौरन आगे बढ़ी और मेरी हिफाजत के लिए दृढ़ता से मेरे सामने आ खड़ी हुई। दादाजी तोंग, शाह जिशुआन की बकवास मत सुनिए। जिंगचेन ने वाकई रात के बाजार में ग्रिल्ड स्कीवर बेचे हैं, लेकिन उसने अपना सारा पैसा अपनी काबिलियत से ही कमाया है। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं लगती। बूढ़े मिस्टर तोंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर किसी को एक तस्वीर मुझे दिखाने के लिए लाने को कहा। यह करीब 4-5 साल के एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। क्या तुम उसे जानते हो? मैं वहीं जड़ हो गया। तस्वीर में मौजूद बच्चा हूबहू बचपन के मुंह जैसा दिखता था। मेरे घर पर एक पुराना फोटो एल्बम है जिसमें दादी ने मुझे ढूंढ लेने के बाद हर साल मेरी तस्वीरें खिंचवाई थी। उन्होंने कहा था कि वो इन्हें मेरे बड़े होने पर यादगार के तौर पर संभाल कर रखेंगी। मुझे तुरंत ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मैंने अविश्वास से बूढ़े मिस्टर तोंग की तरफ देखा। बूढ़े मिस्टर तोंग ने कहा, यह मेरा सबसे छोटा पोता था। बाद में इंसानों की तस्करी करने वाले इसे अगवा कर ले गए। हमने उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो न जाने क्यों मुझे लगा कि तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो। अपनी बात के आखिर तक पहुंचते पहुंचते बूढ़े मिस्टर तोंग की आवाज कांपने लगी थी। मैं खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। वो लड़का बिल्कुल 5 साल की उम्र में मेरी तस्वीर जैसा दिखता है। ये कहते हुए मैंने अपने फोन में सेव की हुई असली तस्वीर निकाली और बूढ़े मिस्टर तोंग को दिखाई। बूढ़े मिस्टर तोंग ने उसे देखते ही तेजी से सांस भर ली, लेकिन उन्होंने फौरन मेरी पहचान की पुष्टि नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें ऐतराज होगा अगर मैं डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हारे एक बाल का इस्तेमाल करूं? मैंने सिर हिलाया। मैं भी जानना चाहता था कि इस दुनिया में मेरा कोई खून का रिश्ता बचा है भी या नहीं। बूढ़े मिस्टर तोंग ने मेरे एक बाल को उखाड़ा और अपने असिस्टेंट को थमा दिया। जल्दी करो, इस टेस्ट को प्राथमिकता दो। जन्मदिन का भोज एक पारिवारिक पहचान समारोह में बदल गया। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, खासकर जिया जिन्नियान के, जिसने अपना वाइन ग्लास इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो मुझसे भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। काफी देर बाद बूढ़े मिस्टर तोंग का फोन बजा। ये उनके असिस्टेंट की खुशी से भरी आवाज थी। बुजुर्ग साहब, टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। मिस्टर तोंग जिनचेन और युवा मास्टर तोंग के बीच खून का रिश्ता 99.9% तक साबित हुआ है। ये शब्द सुनते ही बूढ़े मिस्टर तोंग का फोन खड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके बगल वाली औरत भी दौड़कर आई और मुझे गले लगाकर व्याकुल स्वर में मुझे छोटा भाई कहकर पुकारने लगी। शाह जिशुआन का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस ग्रिल्ड स्कीवर बेचने वाला है। ये तोंग परिवार का अगवा किया हुआ सबसे छोटा बेटा कैसे हो सकता है? दीदी कुछ तो बोलो, अब हम क्या करें? जिया जिन्नियान के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़ों से उसका हाथ कट गया और खून बहने लगा। तोंग परिवार ने मेरे लिए एक भव्य पहचान समारोह आयोजित किया और साथ ही लियू रुयान के साथ मेरी सगाई की भी घोषणा कर दी। किसे पता था कि सगाई से एक रात पहले जिया जिन्नियान ने सच में मुझे अगवा करवा लिया और मुझे शाह ग्रुप की इमारत की छत पर ले गई। जिया जिन्नियान ने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतारी, मेरे पैर पकड़े और पागलपन भरे भाव से मुझे ऊपर देखते हुए बोली, जिंगचेन, लियू रुयान से शादी मत करो। उसे तुम्हारी असली पहचान के बारे में पहले से ही पता है। वो सिर्फ इसलिए तुमसे शादी करना चाहती है क्योंकि वो तुम्हारी पहचान से मिलने वाले फायदे उठाना चाहती है, वरना वो तुम्हें भोज में क्यों ले जाती? वो खुद तुम्हें बूढ़े मिस्टर तोंग के सामने क्यों आगे बढ़ाती? मैं हंस पड़ा। अगर मेरी पहचान से उसे फायदे मिलते हैं तो मैं खुशी खुशी उसे वो सब दे दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं पूरे दिल से तुम्हारा खर्च उठाने को तैयार था। जिया जिन्नियान काफी देर तक जड़ बनी रही और फिर अविश्वास से बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि वो छिपे मकसद से तुमसे प्यार कर रही है? मैंने पलटवार किया। क्या उस वक्त जब तुम मेरे पीछे पड़ी थी तुम्हारा कोई छिपा मकसद नहीं था? वो 3 लाख युआन का मुआवजा?
कॉलेज के दिनों में जिया जिन्नियान को लगता था कि मुझसे डेट करने से उसकी कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अफसोस की बात है कि भले ही मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनना कबूल किया, वो चाहे जितनी भी मीठी बातें करती, हालात चाहे जितने भी बुरे होते, मैंने कभी उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। मेरे लिए ये पैसा मेरी दादी की जान का सहारा है। जिया जिन्नियान जमीन पर ढह गई। लियू रुयान ठीक उसी वक्त पुलिस के साथ पहुंच गई। पता चला कि जिया मिंगजे की मौत के बाद उसकी मां को पता चल गया था कि बूढ़े मिस्टर जिया जिया जिन्नियान को वापस अपना लेंगे। उसने उस पारिवारिक दौलत को, जो उसने और उसके पति ने पूरी जिंदगी लगाकर बनाई थी, किसी नाजायज बेटी के हाथों में जाने देने से इनकार कर दिया। तो उसने चुपके से शाह ग्रुप को शॉर्ट सेल कर दिया, सारा पैसा लेकर विदेश भाग गई। शाह जिशुआन की बात करें तो वो इतना बेवकूफ था कि उसकी योजनाओं में साथ नहीं दे सका। जाने से पहले वो उसे भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि शाह परिवार के पास अब भी अरबों की संपत्ति है और उसने अपनी मां के साथ विदेश जाकर तकलीफ झेलने से साफ इनकार कर दिया। शाह ग्रुप एक खोखला ढांचा बनकर रह गया। जिया जिन्नियान के वापस आने के बाद बूढ़े मिस्टर जिया को उम्मीद थी कि वो शाह ग्रुप को फिर से खड़ा कर पाएगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने कभी एक दिन भी काम नहीं किया था। तो उसने तोंग परिवार में शादी करने का विचार बनाया। जब मेरी असली पहचान उजागर हो गई तो इस शादी के गठबंधन से जुड़ी उसकी उम्मीद पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए उसने मुझे अगवा करवाया, इस उम्मीद में कि वो मेरे सामने लियू रुयान की असली मंशा उजागर कर सके ताकि मेरा इरादा बदल जाए। लेकिन मेरे शब्दों ने उसे बिजली की कड़क की तरह चोट पहुंचाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी को अपने पूरे दिल से इतना बेझिझक प्यार कर सकता हूं। लेकिन सुध-बुध खोए हुए उसे याद आया कि सच में मैंने उससे भी उतने ही बेझिझक प्यार किया था। वो शाह ग्रुप को फिर से खड़ा करने से बस एक कदम दूर थी। बेइंतहा पछतावे ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। आखिरकार उसे एहसास होता दिखा कि उसने क्या खो दिया। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, वो बार बार कहती रही, जिंगचेन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जिंगचेन। पता चला कि जो उसने खोया वो चमकता सितारा था जो बचपन से ही उस पर रोशनी बिखेर रहा था। लियू रुयान झुककर मेरी रस्सियां खोलने लगी और हल्के से मेरा चेहरा छुआ। मेरे लिए उसका दिल दुखने लगा। जिंगचेन, मैं समझा सकती हूँ, मुझे शुरू से तुम्हारी असली पहचान के बारे में पता नहीं था। जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी गुजर चुकी हैं और तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, तभी मैंने तय किया कि मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। बूढ़े मिस्टर तोंग के जन्मदिन के भोज से 1 घंटे पहले जब तुम स्टडी रूम में आए थे, मेरे हाथ में जो कुछ था वो तुम्हारी सारी बैकग्राउंड जानकारी ही थी। मैंने तुम्हारा परिवार इसलिए ढूंढा, अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि और लोग मिलें जो तुम्हारी परवाह करें और तुमसे प्यार करें। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके भौहों के बीच चूम लिया। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। अगर उसे मेरे जाने के बाद किसी गठबंधन वाली शादी की जरूरत होती तो वो कब की शादी नॉनवुड जिशुआन से शादी कर चुकी होती। आखिरकार उस वक्त शाह परिवार अपने शबाब पर था। वो मेरा इंतजार क्यों करती? मैंने पहले जो बातें कही वो सिर्फ जिया जिन्नियान का दिल तोड़ने के लिए थी। किसने उसे पहले खुलेआम मुझे सिर्फ अपना केयर गिवर कहने को कहा था? अपनी बाकी की पूरी जिंदगी वो हमेशा मेरे प्रति अपराध बोध के साथ जिएगी। मुझे यकीन है जब भी वो किसी और आदमी से मिलेगी वो चुपके से उसकी तुलना मुझसे करेगी। अगर वो आदमी उसे मेरी तरह बेझिझक प्यार नहीं कर पाया तो वो जरूर अंतहीन आत्मसंदेह में फंस जाएगी। अपनी बाकी की जिंदगी में उसे कभी अच्छे दिन नसीब नहीं होंगे। और अब मेरे और उसके बीच के सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं। हमारी शादी के दिन मैंने कस्टम मेड सूट पहना। अपने चाहने वालों के साथ मैं कदम कदम बढ़ते हुए अपनी खुशियों की तरफ चल पड़ा। लाल कालीन के आखिरी छोर पर सफेद वेडिंग गाउन पहने छरहरी और सुडौल लियू रुयान प्यार से भरी आंखों से मुझे निहार रही थी। ठीक उसी वक्त शी जिन्नियान का फैसला सुनाया गया। अगवा करने में शामिल होने के लिए उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। शादी के हॉल की घंटियां और जज का हथौड़ा ठीक एक ही पल में गूंज उठे। उस दिन से मैं गर्मजोशी भरी धूप की तरफ बढ़ चला, जबकि वो सीधा नरक की तरफ चली गई।